भाजपा राहुल गांधी से क्यों डरती है? अभय दुबे कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने भाजपा पर लगाए आरोप। बोले पीएम मोदी लोकतंत्र का गला घोट रहे हैं। देश में हमले या तो भाजपाई सत्ता की सरपरस्ती में हो रहे हैं या सत्ता की मौन स्वीकृति से, मगर इन हमलों के खिलाफ देश में एक मुखर आवाज उठ रही है, वो है राहुल गांधी की। इस आवाज को दबाने के लिए अब भाजपाई सत्ता का द्वेष फैलाने का काम कर रही है। ये अपने चरम पर है। ये बात अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अभय दुबे ने बुधवार को उदयपुर के सर्किट हाउस में पत्रकारों को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि सत्ता का ये द्वेष है सिर्फ अपने धन्ना सेठ और परम मित्र अडानी को बचाने के लिए फैलाया जा रहा है। पीएम मोदी लोकतंत्र का गला घोट रहे हैं। गांधी को निशाना बनाया गया है क्योंकि उन्होंने सदन में और सदन के बाहर मोदी से अडानी के बारे में देश हित के कुछ गंभीर सवाल किए थे। राहुल ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस लोकतंत्र को बचाने के लिए अब एक निर्णायक लड़ाई लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस पार्टी आप लोगों के सम्मुख कुछ प्रासंगिक तथ्य रख रही है जो इस बात की गवाही देते हैं कि कैसे सत्ता की भूख में भाजपा राहुल से प्रतिशोध ले रही है। सर, ये तमाम तरह के आरोप कांग्रेस लगातार लगा ही रही है, लेकिन कांग्रेस का विरोध तो नजर नहीं आता है सड़क पर, सिवाय मीडिया में बयानबाजी का। राजस्थान की भूमि गवाह है। यहाँ से हाँ नहीं, राजस्थान की भूमि से ही हमने शंखनाद किया था और आज भी देश भर में आंदोलित है कांग्रेस का कार्यकर्ता अपनी पूरी क्षमता के साथ विरोध दर्ज करा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की जीत संसाधनों की लूट की द्योतक नहीं हो सकती। अगर आपको कुछ जीत आपने खड़ी की है हिंदुस्तान में तो संसाधनों को लूट नहीं कर सकते। आपने कुछ जीत खड़ी किस बुनियाद पर? सैनिकों और किसानों की जिंदगी को लेकर आपने युवाओं के रोजगार के अवसर को छीनकर जीत खड़ी की है, लेकिन ये ज्यादा दिनों तक बरकरार नहीं रह सकती। सिर्फ एक ही काम इनका है, वो है सांप्रदायिक ध्रुवीकरण। ये समाज को बांटकर सत्ता हासिल करना चाहते हैं। इसके अलावा इनकी उपलब्धियों में इनके पास गिनाने को कुछ भी नहीं है। इसलिए जी सवाल मेरा है कि कांग्रेस हर बार ये केंद्र में जो बैठा है वो जिम्मेदार है, एक सवाल। दूसरा सवाल ये है कि कांग्रेस के देखिए, देश के प्रत्येक प्रांत के प्रत्येक जिले स्तर तक विरोध हो रहा है। आज ही हमारी आक्रोश का कार्यक्रम यशस्वी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने निर्धारित किया है। हाँ, ये जरूर है कि कहीं अपेक्षित सहयोग हमारा उतना, आप लोग सब तो जागरूक है, राजस्थान की भूमि से तो वो सवाल नहीं खड़े होते, लेकिन किसी स्तर तक उतना प्रभावी तरीके से जो दिखाया जाना चाहिए वो नहीं दिखाया जा रहा है। लेकिन सोशल मीडिया से कुछ मेन स्ट्रीम मीडिया हैं जो सहयोग कर रहे हैं और हम दृढ़ता से ये लड़ाई लड़ेंगे और जनता इस लड़ाई को जीतेगी। मैं आखिरी बात आपसे ये करना चाहता हूँ, देखिए जो मोडस ऑपरेंडी इन्होंने इस केस में अपनाई हाई कोर्ट से स्टे लेने की, एक बात का और खुलासा होना चाहिए। नेशनल हेराल्ड के केस में आरोप लगाते हैं कि बेल पर है, बेल पर है। बिल्कुल हूबहू नेशनल हेराल्ड के केस में यही कर रहे हैं ये लोग। नेशनल हेराल्ड के केस में जो मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट है समीर विशाल, वो ये कह रहे हैं कि इट इज नॉट सर्विंग एनी, वो अपने आदेश में कह रहे हैं कि 20/2/2016 से प्रोसिक्यूशन एविडेंस पर लगाए केस। 2016 से 2 साल से इन्होंने हाईकोर्ट से स्टे ले लिया क्योंकि एविडेंस नहीं है इनके पास। तो ये यही तरीका अडॉप्ट कर रहे हैं कि छवि हमारे नेताओं की खराब कर रहे हैं। आजादी की लड़ाई के लिए जिस अखबार का साथ हमने दिया था, आज भी दृढ़ता से खड़े हैं, लेकिन सभी प्रतिपक्षी दलों के खिलाफ इस प्रकार से झूठे मुकदमे कायम करके ये लोग काम कर रहे हैं और जनता इसका माकूल जवाब देगी। प्रतिपक्ष पर आरोप तो ये लगा है कि सशस्त्र रूप से कोर्ट में पैरवी ही नहीं दी गई, न जल्दी हाईकोर्ट में गया इस फैसले के खिलाफ। अगर वो जाया जाता तो देखिए, ये परसेप्शन बिल्कुल जायज है आपका, लेकिन आप जानते हैं कि 170 के पन्नों के लगभग वो आदेश गुजराती में है और यहाँ कन्विक्शन को स्टे कराने का मसला है। आप क्या विचार करते हैं कि 170 पन्ने के आसपास का जो आदेश है गुजराती का, वो अभिषेक मनु संघवी जी 10 मिनट में ले जाकर अपनी दलील पेश कर सकते हैं? उसका ट्रांसलेशन होता है और कन्विक्शन का स्टे है। सेंटेंस ऐसा नहीं होता। वकीलों से पूछिए आप और मैं, हो सकता है कि गूगल ट्रांसलेशन की बात करते हो, लेकिन उस कानूनी बारीकियों को हम अदालत में और जनता की अदालत में दोनों में दृढ़ता से ये लड़ाई लड़ेंगे और जीतेंगे हम पूरे मनोभाव से। प्रतिपक्ष वाले सवाल का आंसर, प्रतिपक्ष क्या जो निरंकुशता की वो सरकार बढ़ रही है, क्या प्रतिपक्ष जिम्मेदार है इसके लिए? नहीं, प्रतिपक्ष
का तो पूरी ताकत से लड़ रहा है, प्रतिपक्ष अपना पुरजोर तरीके से कोशिश कर रहा है, इसीलिए इतने प्रांतों में इनको आज देखिए आप, राजस्थान का बाई इलेक्शन भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह हारी, छत्तीसगढ़ का बाई इलेक्शन बुरी तरह हारी, महाराष्ट्र में 5 में से 4, महाराष्ट्र में इतने विचलित क्यों हैं? 5 में से 4 एमएलसी के चुनाव ये हार गए। और कहां हारे? नागपुर में हारे, जहां संघ का मुख्यालय है। नागपुर में बीते 3 साल से ये हर चुनाव हार रहे हैं। ये अमरावती में हारे, जहां फडणवीस जी का खास आदमी लड़ा था। इसके पहले कोल्हापुर का हारे। अभी जो महाराष्ट्र में हम चुनाव जीते हैं वो 25 साल बाद हमारी वहां पर जीत हुई है। तो ये परिलक्षित करती है। वेस्ट बंगाल में कांग्रेस पार्टी जीती, तमिलनाडु में बहुत बड़े मतों से जीती। तो ये एक ब्रॉडर प्रोस्पेक्ट्स दिखाई देता है देश भर में कि भारतीय जनता पार्टी को हर संभव कोशिश करके जनता हराने पर आमादा है। तमाम आरोपों के बीच में भाजपा सरकार, जहां तक अडानी जी का प्रश्न आप, मैं समझ पा रहा हूं जो आपने प्रश्न किया, प्रधानमंत्री जी जवाब नहीं देना चाहते उस पर। हमने तो कहा कि प्रधानमंत्री जी कम से कम चीन जैसी क्लीन चिट दे दीजिए, कहिए कि ना कोई 38 शेल कंपनियां थी, ना कोई स्टॉक मैनिपुलेशन हुआ, जैसा आपने चीन को कह दिया कि ना कोई वहां आया था ना घुसा था। उनके पास जवाब देने के लायक कुछ भी बचा नहीं है। सर्वोच्च अदालत के बार बार ये कहा जाता है, प्रश्न पूछा जाता है कि आप जब सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बना दी जांच के लिए, तब कांग्रेस को क्या तकलीफ है? सुप्रीम कोर्ट ने जब कमेटी बनाई तो भी सरकार गुपचुप रूप से एक सील बंद लिफाफा लेकर पहुंच गई और ये कहा कि साहब हमारे लोगों से जांच करा लीजिए। तब सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई कि हम पारदर्शिता चाहते हैं इस जांच में, आपकी कमेटी से जांच नहीं कराएंगे। हम क्यों जेपीसी की बात कर रहे हैं? आप राफेल का निर्णय पढ़िए। राफेल के निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारे अधिकार सीमित हैं। पेगासस का निर्णय देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार ने अपेक्षित मदद नहीं की, 5 फोन में इन्फेक्शन पाया गया, मगर सरकार ने हमारी कमेटी को यथोचित मदद नहीं की। राफेल में तो आजाद भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय में कई पैराग्राफ में गलतियां थी, बड़ी गलतियां थी, जिसको सरकार ने संशोधन याचिका लगाई कि इनको ठीक कर लीजिए। इसलिए हम चाहते हैं जेपीसी से एक बार सारे ट्रांसपेरेंट तरीके से तथ्य सामने आ जाए, तब फिर अदालत जांच करे या कोई संस्था जांच करे तो वो जांच पारदर्शी हो। सर, इन सब के बीच में हिंदू राष्ट्र बनाने की चर्चा वो से चल रही है। देखिए, प्रियंका गांधी जी ने भी अपनी बात कही थी जिस पर इन्होंने अपना विरोध दर्ज कराया था। राम का संदर्भ लिया था या पांडवों का संदर्भ लिया था, परिवार का संदर्भ लिया था। अवधारणा क्या है सनातन भारत की, मैं उस पर आपका थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहता हूं। राम राज्य की अवधारणा क्या है? देहिक देविक भौतिक तापा, राम राज नहीं कहु बियापा, सब नर करही परस्पर प्रीति, चले सर्वधर्म निरत श्रुत नीति। राम राज्य ये कहता है कि उस समय भी जिन धर्मों का अस्तित्व होगा वो सभी धर्म के लोग सह अस्तित्व के साथ रहते थे। गीता के 3रे अध्याय में क्या लिखा है? श्रेयान स्वधर्मो विगुणो पर धर्मो स्वनिष्ठितात्, अर्थात उस समय भी जो प्रचलित धर्म थे उन धर्मों का सह अस्तित्व भगवान श्री कृष्ण ने व्याख्या की है। तब भारतवर्ष में हम लोगों की सनातन मान्यता तो यही कहती है कि सब धर्म आपस में रहे, यही वो राष्ट्र की परिकल्पना है। जो प्रियंका जी ने कहा परिवार का, भगवान प्रभु श्री राम का वचन नहीं था, वो रघुकुल की वचन की मर्यादा का प्रश्न था। जो दशरथ का वचन था कि सत्ता को तज कर 14 वर्ष में वचन की मर्यादा की रक्षार्थ वो वन में चले गए। मगर भारतीय जनता पार्टी रोज अपने वचन तोड़कर सत्ता का भोग कर रही है, तो न राम के अनुयायी है न हिंदू राष्ट्र को ये प्रतिबिंबित करते हैं। ये तो सिर्फ अलगाव चाहते हैं अपनी सत्ता के लिए। इनका न हिंदुओं से सरोकार है न राष्ट्र के हितों से सरोकार है। इस मुद्दे पर भले पूरा विपक्ष एकजुट, राहुल गांधी, इस तरह की रणनीति पे काम होगा क्या? राहुल गांधी जी को सुना है आपने नेतृत्व के संदर्भ में कभी? उन्होंने कहा कि मैं सामूहिक नेतृत्व में विश्वास करता हूं। व्यक्ति केंद्रित नेतृत्व ने इस देश को नुकसान पहुंचाया, हम सब देख रहे हैं। व्यक्ति के इर्द गिर्द अगर नेतृत्व घूमता है तो नेतृत्व सामूहिक होना चाहिए, और वो नेतृत्व कांग्रेस पार्टी चाहती कि देश के नौजवान, देश की महिलाएं, देश के अंतिम पंक्ति में खड़े हुए लोग करें। 2004 के पहले एक टावरिंग पर्सनालिटी थी अटल बिहारी वाजपेयी जी। उसके समय कांग्रेस ने किसी नेतृत्व की घोषणा की थी? प्रधानमंत्री पद की नहीं की थी। हम दृढ़ प्रतिज्ञ हैं कि समूचा प्रतिपक्ष, जो लाइक माइंडेड पार्टियां साथ आ सकती आए, ये लड़ाई प्रजातंत्र को बचाने की और अंतिम पंक्ति में खड़े हुए लोगों के हितों को बचाने की। हम जीतेंगे और देश को नेतृत्व प्रदान करेंगे। सामूहिक नेतृत्व की बात कर, जब भी
मनभेद नहीं है। प्रतिस्पर्धा जब भी होती है परिपक्वता आती है संगठन में और नेतृत्व में, और अशोक गहलोत जी जैसा परिपक्व नेता समूचे देश में कम है, जो उन्होंने छात्र संगठन से लेकर आज तक जो उनका योगदान रहा है। मुझे लगा है परिपक्व तरीके से इन विषयों को भी का भी समाधान राजस्थान की जनता ही ढूंढेगी। कर्नाटक के चुनाव डिक्लेयर हो गए आज, जी, क्या रणनीति रहेगी? कर्नाटक के चुनाव में साफ है, जनता को ने मानस बना लिया है। 40% कमीशन की सरकार वहां पर है। कर्नाटक में आजाद भारत के इतिहास में पहला हुआ कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, एक संतोष पाटिल करके कार्यकर्ता, प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी कि मैं छोटा सा कार्यकर्ता हूं हिंदू वाहिनी का, भारतीय जनता पार्टी का, मुझसे मेरे छोटे से काम में 40% कमीशन मांगी जा रही। नई समाधान निकाला प्रधानमंत्री जी ने, उसने आत्महत्या कर ली। वहां कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन सड़कों पर है, उन्होंने कहा 40% से कम में कोई काम करने को तैयार नहीं। उसका परिणाम है कि मंत्री, विधायक और उनके बेटे के 8-8 करोड़ रुपए निकलते हैं नगद, कोई ईडी, कोई सीबीआई, कोई जांच नहीं होती। तो ये कर्नाटक का सच जनता, और कर्नाटक से ही संदेश समूचे देश में भी जाएगा। भारतीय जनता पार्टी को कर्नाटक की जनता सबक सिखाने को आमादा है और तैयार है। और फिर 27 फरवरी को मुकदमा चलता है। अब न्यायाधीश नए हैं, और 23 मार्च 2023 को, जिस दिन भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को की शहादत का दिन था, जिन्होंने प्रजातंत्र के लिए अपना बलिदान दिया, फिर से उस दिन प्रजातंत्र को रोंद कर भारत की सरकार राहुल गांधी जी को अयोग्य करार करने का नोटिफिकेशन निकाल देती है। यहां पर दो तथ्य बेहद महत्वपूर्ण है। राहुल गांधी जी के वकील ये दलील देते हैं न्यायाधीश के सम्मुख ट्रायल कोर्ट में कि अगर न्यायालय का जुरिडिक्शन के बाहर अपराध कारित हुआ है तो ये अनिवार्य है, ये मैंडेटरी है कि सीआरपीसी का सेक्शन 202 में न्यायाधीश उसकी इंक्वायरी कराए। जो आपने इंक्वायरी नहीं कराई, या तो आपके तहत या पुलिस के माध्यम से, ये मैंडेटरी है। अपने आदेश में जज इस बात को तो लिखता है, मगर कोई इंक्वायरी कॉल नहीं की जाती। भारत की सरकार डिस्क्वालिफिकेशन निकाल देती है, मगर भारत के संविधान के आर्टिकल 103 में यह बात का स्पष्ट उल्लेख है कि निरर्हताएं, डिस्क्वालिफिकेशन को डिसाइड करने का सिर्फ और सिर्फ अधिकार प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को है। वो कंसल्टेशन करेगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से, उसके बाद ही उसकी अयोग्यता निर्धारित की जा सकती है। आरोप क्या थे? राहुल गांधी जी के आरोप जो सदन में लगाए थे, वो आरोप ये थे कि 38 शेल कंपनियों ने स्टॉक मैनिपुलेशन करके हिंदुस्तान में 11-12 लाख करोड़ रुपए का घोटाला हुआ। जब प्रधानमंत्री जी देश को संबोधित करके कह रहे थे महामारी की विभीषिका में, कोविड के क्राइसिस में, कि आपदा में अवसर ढूंढिए, याद कीजिए जब किसानों के खिलाफ एक के बाद एक 3 काले कानून लाए थे, उस आपदा में अवसर किसने तलाश किया? तो ऑक्सफैम की रिपोर्ट बताती है कि 142 लोगों ने 30 लाख करोड़ रुपए उस दौरान अर्जित किए, और ऑक्सफैम की रिपोर्ट बताती है कि 12 करोड़ लोगों ने अपने रोजगार से हाथ धोया और 84% की आमदनी कम हुई। लेकिन अडानी जी ने क्या हासिल किया? अडानी ग्रीन एनर्जी 6,823% की ग्रोथ, अडानी इंटरप्राइजेस 2,501% की ग्रोथ, अडानी ट्रांसमिशन 1,288% की ग्रोथ, अडानी टोटल गैस 897% की ग्रोथ, अडानी पावर 824% की ग्रोथ, अडानी सेज 126% की ग्रोथ। क्या सेबी ये नहीं देख रहा था? सेबी का एक सर्विलांस डिवीजन होता है, उसकी डेली मॉनिटरिंग रिपोर्ट बनती है कि अगर स्टॉक मैनिपुलेशन से कोई शेयर्स में जंप हो रहा है तो उसको मॉनिटर करता है। क्या उन्होंने नहीं देखा? राहुल गांधी जी ने प्रामाणिक आरोप लगाए कि वो स्ट्रेटेजिक एरिया में काम कर रहे हैं, डिफेंस के सेक्टर में अडानी काम कर रहे हैं, और जिस पर स्टॉक मैनिपुलेशन का आरोप है कि लारा नाम की कंपनी, वो अडानी जी के साथ पार्टनर है मिसाइल और रेडार अपग्रेडेशन के काम में। तो क्या भारत के सामरिक महत्व पर यह सीधा हमला नहीं है? प्रधानमंत्री जी, आप जेपीसी की जांच कराइए। राहुल गांधी जी ने कहा कि 6 एयरपोर्ट आपने एक आदमी को दिए, जबकि मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स ने ये बात साफ कही थी, नीति आयोग ने ये बात साफ कही थी कि हाई इंटेंसिव कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, एक आदमी को 6 एयरपोर्ट नहीं दिए जाने चाहिए, 2 से ज्यादा एयरपोर्ट मत दीजिए। दिल्ली और मुंबई के भी जब एयरपोर्ट दिए गए, बिडिंग हुई थी, तब जो बिडर जीता था उसको दोनों एयरपोर्ट नहीं दिए गए थे, मगर नहीं माना। 7 साल के अनुभव का क्लॉज हटा दिया गया। एयरपोर्ट इकोनॉमिक अथॉरिटी ऑफ इंडिया 2008 का एक्ट पहले इन्होंने बदलने की कोशिश की, बदल नहीं पाए,
तो ऑर्डिनेंस लाने की कोशिश की, वो नहीं ला पाए तो उसका वायलेशन के साथ कॉन्ट्रैक्ट दे दिए। 2016 से डीआरआई ने एक अपराध पंजीबद्ध किया है अडानी जी के खिलाफ। इंडोनेशिया से ओवर इनवॉइसिंग करके कोल मंगाया गया। उस ओवर इनवॉइसिंग के आधार पर जो बिजली उन्होंने बेची उससे उपभोक्ता से ज्यादा पैसे वसूल किए। 2016 से आज 23 हो गया, कोई कार्रवाई नहीं होगी। ऐसे प्रामाणिक आरोप है। राहुल जी ने साफ कहा कि उद्योग जगत या उद्योगपतियों के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन जिससे भारत का हित प्रभावित होता है, अवैधानिक काम होता है, वो तो कम से कम जेपीसी की जांच कराइए। जेपीसी की जांच इसलिए नहीं कराना चाहते क्योंकि असीमित अधिकार है उस पार्लियामेंट्री कमेटी को। वो समन कर सकती है, डॉक्यूमेंट्स को मंगाकर देख सकती है, अधिकारियों को तलब कर सकती है। इस प्रकार की व्यवस्था और कहीं नहीं है जो जेपीसी में है। इसलिए राहुल गांधी जी ने कहा कि हमको जेपीसी का न्याय दीजिए। परिणाम क्या हुआ? परिणाम ये हुआ कि राहुल गांधी जी की न सिर्फ सदस्यता उन लोगों ने ली, अपितु घर भी खाली कराने का आदेश दे दिया। तो जितनी बर्बरता, जितनी निर्ममता पूर्वक गांधी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार खड़ी होगी, वो सद्भावना का सिपाही जो सत्ता के मोह में नहीं है, जिसने 4000 किलोमीटर की पदयात्रा देश के सद्भाव के लिए की है, वो झुकने वाला नहीं है, डरने वाला नहीं है। इन्हीं विषयों को लेकर मैं आपके सम्मुख यहाँ आया था माननीय मंत्री महोदय जी के साथ। अगर आप कोई प्रश्न करना चाहें तो मैं उसका जवाब देने के लिए। सर, कल केजरीवाल ने विधानसभा में यूनिटी में बहुत कुछ बोला है। हाँ, केजरीवाल जो विपक्ष को यूनाइटेड करने की बात है, इसके ऊपर क्या? देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय खड़गे जी ने कहा है कि मैं सभी उन प्रतिपक्षी दलों के प्रति सद्भावना व्यक्त करता हूं जो इस प्रतिकूल परिस्थिति में न सिर्फ कांग्रेस के साथ खड़े हैं बल्कि देश के प्रजातंत्र को बचाने की लड़ाई में साथ खड़े हैं। तो हम उनका आभार व्यक्त करते हैं। और ये अकेले राहुल गांधी जी की लड़ाई नहीं है, ये देश के प्रजातंत्री अधिकारों की लड़ाई है, जिसको हम दृढ़ता से सब लोग समान विचारधारा के दल साथ आकर लड़ेंगे। यूनाइटेड करने का, विपक्ष को यूनाइटेड करने के लिए क्या? देखिए, राहुल गांधी जी ने साफ कहा है कि वो व्यक्ति केंद्रित राजनीति में विश्वास नहीं करते। नेतृत्व कौन करे इसका प्रश्न है ही नहीं, वो सब एकजुट हैं। आपने देखा सारे ही लगभग टीएमसी और आप पार्टी जैसे दल भी साथ मीटिंग में आ रहे हैं और अपने मुखरता से विरोध दर्ज करा रहे हैं। तो हमको लगता है कि सब लोग एक साथ, और ये बात भारतीय जनता पार्टी को इस बात का आभास है कि 11 प्रांतों में इतनी प्रचंड बहुमत के बाद भी एक सांसद उनका जीत के नहीं आया। 11 प्रांतों में देश के 51 सीटों पर उनकी जमानतें जब्त हुई है भारतीय जनता पार्टी की। ये बात वो जानते हैं भली भांति। और जिस अधिनायकवाद में वो जी रहे हैं, उसी अधिनायकवाद में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, पंजाब, बिहार, हिमाचल प्रदेश, केरला में कहते थे हमारे बगैर सरकार नहीं बनेगी, वहां आ रहे। वेस्ट बंगाल का उनका दावा झूठा साबित हुआ। तो ऐसे कई प्रांत हैं जब इस अधिनायकवाद के बावजूद वो हारे हैं। और ये लड़ाई प्रतिपक्ष कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की है ही नहीं, देश का किसान भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ये लड़ाई लड़ रहा है, देश का बेरोजगार युवा भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ रहा है, महंगाई के आग में झोंक दी गई महिलाएं लड़ रही है, और जिन संसाधनों और संपत्ति को अंतिम पंक्ति में खड़े हुए लोगों की लूटा जा रहा है धन्ना सेठों के माध्यम से, वो अंतिम पंक्ति का आदमी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अगला चुनाव लड़े। लेकिन बीजेपी तो मिशन 400 की तरफ आगे बढ़ रही है। मतलब इन तमाम आरोपों को लेके नहीं तो सरकार में कोई उस तरह की चीजें नजर आ रही है कि सरकार बैकफुट पे हो, पार्टी भी लगातार जो है वो। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के ये दावे किस बुनियाद पर है? 400 रुपए का गैस का सिलेंडर 1000 रुपए कर देने पर, 60 और 70 रुपए का पेट्रोल और डीजल 100 रुपए के पार कर देने पर,